अमीनो एसिड के बारे में और बताओ। जो H प्लस दे सकता है और भी साइड है इनसाइड और अमीनो एसिड प्रोटीन होता है अमीनो एसिड, जो प्रोटीन होता है अमीनो एसिड, प्रोटीन होता है जो अल्फा अमीनो एसिड से बना होता है। अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिसके अंदर NH2 ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। एक अमीन ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, उनको हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। इसलिए नाम पड़ा अमीनो एसिड्स कि NH2 ग्रुप है इसलिए अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए एसिड, अमीनो एसिड। ठीक है, अब अमीनो एसिड्स की अगर जैसे बात की जाए तो अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड में एक NH2 ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक और NH2 एक ही कार्बन से जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक हमारा मेन क्रियात्मक समूह, उसके पास वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन। तो अगर आप अल्फा कार्बन से दोनों जुड़े हुए हो तो उसको हम कहेंगे अल्फा अमीनो एसिड। अगर इनके बीच में एक दो कार्बन का गैप है, जैसे ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, ठीक है, तो अगर कार्बोक्सिलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसके अगले कार्बन पे नेक्स्ट कार्बन पे अगर NH2 हो तो उस अमीनो एसिड को हम कहते हैं बीटा अमीनो एसिड। ठीक है, और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पे और NH2 ग्रुप है गामा कार्बन पे तो उसको हम कहेंगे गामा अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स की बात की जाए तो अमीनो एसिड्स अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, बीटा अमीनो एसिड्स होते हैं और गामा अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये नाम है पोजीशन के आधार पे कि आपकी पोजीशन के आधार पे अगर आप दोनों ही अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हो तो अल्फा, अगर NH2 बीटा कार्बन पे जा चुका है तो बीटा अमीनो एसिड और गामा कार्बन पे जा चुका है तो गामा अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये तो पोजीशन के आधार पे। लेकिन हमारे कोर्स में ना बीटा है ना गामा है, हमारे कोर्स में केवल अल्फा अमीनो एसिड्स है। अगर आपने NCERT पढ़ी हो तो NCERT में लिखा हुआ है कि हमारे कोर्स में केवल अल्फा अमीनो एसिड्स थे। ठीक है, फिर अमीनो एसिड्स को NH2 और COH के नंबर के बेसिस पे भी बांटा गया है। अगर ना किसी अमीनो एसिड्स में NH2 और COH बराबर है, जितने NH2 उतने COH है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि ये जो नाम दिया गया है न्यूट्रल, ये केवल नंबर के आधार पर दिया गया है कि यहाँ पे अमीन और COH ग्रुप बराबर है। अगर किसी अमीनो एसिड में जितने NH2 है उतने COH है उसको न्यूट्रल अमीनो एसिड कहा जाता है। तो ये बस नाम है, ये काम नहीं है, ध्यान रखना। ये केवल आप दोनों के नंबर बराबर है इसलिए न्यूट्रल कह दिया है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि इसका स्वभाव भी न्यूट्रल है। नहीं है, इसका स्वभाव न्यूट्रल नहीं होता है, इसका स्वभाव हल्का सा अम्लीय होता है। ठीक है, बच्चे क्या समझते हैं कि इसको न्यूट्रल कहा जा रहा है, इसका मतलब कि इसका स्वभाव न्यूट्रल होगा, ये उदासीन होगा। नहीं, ये उदासीन नहीं होता। ये बस न्यूट्रल जो नाम दिया गया है ना वो नंबर के आधार पर दिया गया है कि NH2 और COH के नंबर बराबर है, इसे कह दिया न्यूट्रल अमीनो एसिड। अगर किसी अमीनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या NH2 समूह से ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, और किसी अगर अमीनो एसिड्स में अगर NH2 की संख्या कार्बोक्सिलिक से ज्यादा है तो उसको कहा जाता है बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, अब जैसे देखो ये जो एसिडिक अमीनो एसिड होता है इसका नाम भी एसिडिक है और इसका स्वभाव भी एसिडिक होता है। ये जो बेसिक अमीनो एसिड होता है इसका नाम भी बेसिक है और स्वभाव भी बेसिक होता है। लेकिन ये वाला जो है ना न्यूट्रल अमीनो एसिड, इसका केवल नाम न्यूट्रल है, स्वभाव इसका न्यूट्रल नहीं होता। ये हम पढ़ेंगे, ये स्लाइटली एसिडिक होता है, हल्का सा अम्लीय होता है। ओके, ये लिख लो फटाफट, छोटी सी बात।
चलिए बताइए आप और क्या पढ़ के हैं प्रकाश? अमीनो एसिड्स की और बातें बताओ। क्यों नहीं पढ़ा? खड़े हो शाम को लेकर आया। खड़े हो जाइए। आज पूरी क्लास में तुम खड़े रहो, साइड में खड़े रहो। पर्वतरा खड़े हो जाओ। हाँ बताओ और बताओ। ये सर हमारे शरीर के आधार पर इनको सर दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है सर आवश्यक में अमीनो एसिड और एक होता है अनावश्यक। अनावश्यक। टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं? अमीनो एसिड टोटल हाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कितने अमीनो एसिड है? और क्या नाम है? 20। ठीक है। अमीनो एसिड एग्जिस्ट कैसे करते हैं, रहते कैसे? हम बनाते हैं ऐसे, लेकिन क्या वो वास्तव में ऐसे रहते हैं? हाइड्रोजन से NH2 हाँ हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड आयन क्या होता है? हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड डाइसल्फाइड कौन? अमीनो एसिड हाँ क्या नाम बोल रहे थे? हाइड्रोजन NH2 के बाद आ जाता है फिर वो जिक्टर आयन बन जाता है। ज्विटर आयन बन जाता है। हाँ ये बहुत बात काम की कि अगर अमीनो एसिड की अगर बात की जाए तो अमीनो एसिड अपन बनाते ऐसे हैं, लेकिन अमीनो एसिड वास्तव में ऐसे नहीं रहते। अमीनो एसिड्स पहले जब लोग अमीनो एसिड के बारे में जब स्टडी करते थे, ठीक है, तो बनाते थे तो ऐसे बनाते थे, सिंपल बनाते थे कि पहले लोग अमीनो एसिड पहले सिंपल ऐसे बनाए जाते थे, NH2 COH इस तरीके से बनाए जाते थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब अमीनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब चेक किया गया तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई मिला, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई मिला। तो लोगों को ये समझ में नहीं आया कि इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई कैसे? ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता ही नहीं है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट देखा गया, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट देखा गया, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना उनके बराबर का देखा गया कि मतलब कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो आयनिक कंपाउंड के बराबर आ रहा है। और ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके इतने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होने नहीं चाहिए, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर का देखा गया? आयनिक कंपाउंड के बराबर। तो आयनिक कंपाउंड के बराबर का देखा गया, लोगों को समझ नहीं आया, तो लोगों ने और सोचा, फिर लोगों को आया दिमाग में कि यहाँ पे तो अंदर ही अंदर एक अमीन ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और अमीन जो होता है वो तो सारी होता है और कार्बोक्सिलिक अम्लीय होता है। तो यहाँ पे तो अंदर ही अंदर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, अंदर ही अंदर प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा, ये अपना H+ लॉस करेगा और NH2 उसके H+ को ले लेगा, तो यहाँ पे तो डाइपोलर आयन बन जाएगा, यहाँ पे तो डाइपोलर आयन बन जाएगा। तो एक्चुअली अमीनो एसिड हम बनाते हैं ऐसे, लेकिन वास्तव में वो एक्चुअली ऐसे नहीं रहते, वो ऐसे रहते हैं, डाइपोलर आयन के फॉर्म में रहते हैं। और एक ही मॉलिक्यूल में जो डाइपोलर आयन होता है उसको कहा जाता है ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। तो अमीनो एसिड वास्तव में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे रहते हैं? ज्विटर आयन के फॉर्म में रहते हैं, और ये ज्विटर आयन के फॉर्म में रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो इसलिए इनका जो ठोस होगा उस ठोस में अच्छे खासे अट्रैक्शन होंगे, अच्छे खासे बल होंगे, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है नॉर्मल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उससे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि एक्चुअल में ये डाइपोलर की फॉर्म में रहते हैं, और डाइपोलर की फॉर्म में रहते हैं तो यहाँ पे चार्जेस है, तो इसलिए इनमें अट्रैक्शन, जो आकर्षण होगा, आकर्षण जो बल होंगे, अंतराणविक जो बल होंगे वो बहुत मजबूत होंगे। ओके ठीक है, तो ये बात लिखो कि अमीनो एसिड वास्तव में ज्विटर आयन की फॉर्म में रहते हैं। प्रकाश खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, आप खड़े होके लिए।
ओके सबसे छोटा अमीनो एसिड कौन सा है? पूजा। क्यों? चलो कोई एक अमीनो एसिड का नाम बताओ। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, खड़े हो जाओ। हाँ दिव्यांशु, पूजा यहाँ पे आ जाओ, दीवार के पास। सर कोई एक अमीनो एसिड का नाम होता है ना? हाँ। प्रोटीन अमीनो एसिड नहीं, प्रोटीन तो पॉलीमर है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स जब ग्रुप डी से जुड़ते हैं तो ग्लाइसिन। हाँ, सबसे छोटा जो अमीनो एसिड है वो है ग्लाइसिन। NH2 CH2 COOH, सबसे छोटा अमीनो एसिड ग्लाइसिन। ठीक है, सबसे छोटा अमीनो एसिड ग्लाइसिन। अब देखो अपन अमीनो एसिड्स को, सारे अमीनो एसिड का जो कंसेप्ट है वो एक ही है, तो सारे अमीनो एसिड का एक ही कंसेप्ट है, तो उसको अपन एक मॉलिक्यूल को लेके समझते हैं, ग्लाइसिन से समझते हैं। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वास्तव में ना इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे अपन बनाते हैं वैसे नहीं रहते। यहाँ पे अंदर ही अंदर क्या होता है कि H+ एक्सचेंज हो जाता है और बन जाता है NH3+ और CH2COO-। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आप आना इस फॉर्म में क्यों रहते हो? आप ज्यूटेराइड की फॉर्म में क्यों रहते हो? आप अपने प्रोटॉन आप अपना प्रोटॉन H+ लॉस कर देते हो, ये आपका H+ ले लेता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सारे अमीनो एसिड जो है सर जुड़न गुणक होते हैं। हाँ जुड़न गुणक बिल्कुल, उस उस पे आएंगे। इसके अंदर जो अल्फा का आयन होता है वो असमित होता है। असमित होता है, हाँ बिल्कुल, उस पे आएंगे। कि बात ये आती है कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं अपन बनाते हैं इससे, लेकिन वास्तव में वैसे नहीं रहते। अंदर ही अंदर यहाँ पे क्या हो जाती है? एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। क्यों हो रही है एसिड बेस रिएक्शन? क्यों हो रही है एसिड बेस रिएक्शन? स्टेबल बन जाता है। कैसे और कैसे स्टेबल हो रहा है? पहले बात एसिड बेस रिएक्शन हो गई क्यों? ये तो एक वीक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो तो एक वीक एसिड है, और अमीन ये एक वीक बेस है। तो ये एक वीक एसिड है, एक वीक बेस है, तो फिर आप दोनों रिएक्शन कर कैसे रहे? वीक में तो इतनी रिएक्शन होती नहीं है, लेकिन देखा गया है कि ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है, ऑलमोस्ट कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है, 99.9% ये बन जाता है। ये कैसे? आप तो दोनों वीक हो, दुर्बल हो, तो दुर्बल होते हुए आपने इतना 100% के पास काम कितना कर लिया? आपने 100% के पास काम कर लिया, 99.9% काम कर लिया, ये कैसे? देखो इसका कंसेप्ट समझो। ऐसा नहीं है कि ना वीक एसिड और वीक बेस रिएक्शन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वीक एसिड और वीक बेस रिएक्शन नहीं कर सकते। वीक एसिड और वीक बेस भी कंप्लीट रिएक्शन कर सकते हैं, संपूर्ण अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, सब वीक एसिड और वीक बेस भी कंप्लीट रिएक्शन करते हैं और उससे भी कंप्लीट सॉल्ट बनता है। बस शर्त एक ये है कि हमेशा रिएक्शन जो होती है ना वो वीकर साइड की तरफ जाएगी, दुर्बलतम की तरफ जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि दुर्बल चीजें रिएक्शन नहीं कर सकती, नहीं, दुर्बल चीजें रिएक्शन कर सकती है। अगर दुर्बल चीजें रिएक्शन करके और दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल बना रही है ना, तो रिएक्शन और होगी। कि अगर आपकी रिएक्शन होने से जो क्षार और अम्ल बन रहे हैं वो आपसे भी दुर्बल है, वो आपसे भी दुर्बलतम है, तो फिर आप रिएक्शन पूरी कर लोगे। रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्गर साइड से दुर्बल वीकर साइड की तरफ जाती है। रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्गर साइड से कहाँ पे जाती है? वीकर की तरफ जाती है। हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस रिएक्शन करके क्या देते हैं? वीकर एसिड एंड वीकर बेस। हमेशा प्रबलतम क्षार प्रबलतम अम्ल रिएक्शन करके क्या देते हैं? दुर्बलतम अम्ल और दुर्बलतम क्षार। रिएक्शन इज ऑलवेज गोज टू स्ट्रॉन्गर साइड टू वीकर साइड। अगर रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्गर साइड से वीकर साइड की तरफ जा रही है तो रिएक्शन पूरी हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वीक हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। आप अगर रिएक्शन करके आप अपने से भी बेकार क्षार और अम्ल बना रहे हो, आपसे भी दुर्बल क्षार और अम्ल बन रहे हैं, तो आप दोनों पूरी रिएक्शन कर लोगे और संपूर्ण लवण बन जाएगा। समझो, जैसे अगर बात की जाए इस कार्बोक्सिलिक का अगर Ka देखा जाए तो Ka क्या हुआ?
जैसे अगर अपन बात करें एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड का Ka कितना होता है? 1.8 इंटू 10⁻⁵ होता है। ठीक है, अगर मैं एसिटिक एसिड में से एक H हटा दूं और एक NH2 लगा दूं तो ये चीज बन जाएगी। अब देखो एसिटिक एसिड का होता है Ka 1.8 इंटू 10⁻⁵, तो इसका कितना होगा? तो यहाँ पे तो एक NH2 आ चुका है, तो NH2 आ जाने से थोड़ा माइनस ही लगेगा, ग्राही प्रभाव लगेगा, और ग्राही प्रभाव लगने से अम्लता क्या होती है? थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अगर एसिडिक का अगर अम्लीय नियतांक 1.8 इंटू 10⁻⁵ था, तो फिर आपका जो अम्लीय नियतांक होगा थोड़ा सा 1.8 इंटू 10⁻⁵ से बड़ा होगा। हाँ यार, ठीक है। अब यहाँ पे NH2 है, तो इस NH2 का क्या होगा? Kb होगा। ठीक है, NH2 का Kb कितना होगा? तो इसको अपन समझते हैं अमोनिया से। अमोनिया का Kb कितना होता है? अमोनिया का Kb होता है 1.8 इंटू 10⁻⁵, इतना होता है। अमोनिया का एक H हटाए तो NH2 बनेगा, और आपने एक H हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया? CH2COH। अब यहाँ पे NH2 से नाइट्रोजन से आपने एक CH2 ग्रुप जुड़ा है, तो CH2 ग्रुप क्या लगाएगा? प्लस आई लगाएगा। तो प्लस आई से सारिता क्या होगी? बढ़ेगी। प्लस आई से सारिता बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे एक COH समूह भी आ चुका है, तो COH समूह क्या लगाएगा? माइनस आई लगाएगा। तो माइनस आई से सारिता क्या होगी? कम होगी। तो कुल मिला के अगर इसका Kb देखा जाए, ना ज्यादा होगा ना कम होगा, कुल मिला के इसका Kb जो होगा वो अमोनिया के पास ही होगा, 1.8 इंटू 10⁻⁵ ही होगा। आता है समझ में कि CH2 आने से सारिता बढ़ेगी, लेकिन COH है तो सारिता थोड़ी कम भी हो जाएगी। तो कुल मिला के आपका जो Kb होगा तो अमोनिया के पास ही रहेगा, ना अमोनिया से ज्यादा होगा ना अमोनिया से कम होगा। ठीक है, अब देखो अगर आप जब दोनों रिएक्शन करोगे तो आपका NH3+ बनेगा, और ये NH3+ आपका क्या है? NH3+ आपका संयुग्मी अम्ल है, कॉन्जुगेटेड एसिड है। तो NH3+ तो आपका कॉन्जुगेटेड एसिड है। तो अगर इस कॉन्जुगेटेड एसिड का अगर Ka निकाला जाए, आपके संयुग्मी अम्ल का Ka निकाला जाए, तो वो Ka क्या होगा? Kw बटा Kb, और आपका Kb कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो अगर ये Ka निकाले तो ये K कितना आएगा? 5.55 इंटू 10⁻10 आएगा, इतना है। ठीक है, और ये जो COH है जब ये अपना H+ देगा तो ये एनाइन बनेगा, और ये एनाइन इसका संयुग्मी सार है। तो आप जो कॉन्जुगेट बेस हो इसके, तो अगर आप कॉन्जुगेट बेस हो तो आपका Kb होगा, और आपका Kb का मान क्या होगा? Kw बटा Ka। K कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁵ से थोड़ा सा बड़ा है। अगर ये 1.8 इंटू 10⁻⁵ होता तो ये मान कितना आता? 5.55 इंटू 10⁻10 आता। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये K का जो मान होगा वो थोड़ा सा क्या आएगा? थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, कि अगर ये मान एग्जैक्ट इतना होता तो ये मान कितना आता Kb का, लेकिन K की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी से बड़ी है, तो फिर Kb का जो मान आएगा वो थोड़ा सा इससे छोटा आएगा छोटा। अब आप देखो रिएक्शन होने से पहले एसिड और बेस कौन थे? ये एसिड था, ये बेस था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद अब एसिड और बेस कौन है? ये एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड, और ये कॉन्जुगेट बेस है। अब आप देखो रिएक्शन होने के बाद जो है ना आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस मिल रहे हैं, वो ज्यादा प्रबलतम मिल रहे हैं या दुर्बलतम मिल रहे हैं? उनकी जो अम्लता क्षारीयता है पहले वाले अम्ल क्षार से ज्यादा है या कम है? कम है। पहले अम्ल कौन था? कार्बोक्सिलिक समूह था, उसका Ka का मान कितना था? 1.8 इंटू 10⁻⁵। और अब जो अम्ल है NH3+ है, उसके Ka का मान कितना है? 5.55 इंटू 10⁻10। तो ये जो अम्ल है वो इससे प्रबल है या दुर्बल है? ये तो दुर्बल है। और पहले क्षार कौन था? NH2, उसके Kb का मान कितना था? 1.8 इंटू 10⁻5। और रिएक्शन होने के बाद अब क्षार कौन है? CO-, उसके Kb का मान कितना है? 5.55 इंटू 10⁻10 से थोड़ा सा कम। तो ये Kb इस Kb से बड़ा है या छोटा है? तो ये Kb तो छोटा है, तो मतलब कि आप तो दुर्बल। तो आप देखो यहाँ पे रिएक्शन होने पे जो क्षार और अम्ल बन रहे हैं वो क्षार और अम्ल पहले वाले से क्या है? काफी दुर्बल है, काफी दुर्बलतम है। इसका मतलब कि ये प्रबलतम हो गए। ये जो NH2 और COH है वो इनके मुकाबले तो क्या हो गए? प्रबलतम हो गए। और रिएक्शन होने के बाद जो अम्ल और क्षार बन रहे हैं वो तो क्या है? दुर्बलतम है।
और रिएक्शन हमेशा कहाँ पे जाती है? प्रबलतम से दुर्बलतम की तरफ जाती है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुर्बल अम्ल हो दुर्बल क्षार हो, नहीं, फर्क किससे पड़ता है कि रिएक्शन होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद जो आप क्षार और अम्ल बना रहे हो वो कैसे है। अगर आपसे दुर्बलतम है, उनका जो सामर्थ्य है वो अगर आपसे काफी कम है तो आप रिएक्शन पूरी कर लोगे, क्योंकि रिएक्शन हमेशा कहाँ पे जाती है? स्ट्रॉन्गर साइड से वीकर साइड की तरफ जाती है। ठीक है, अभिक्रिया हमेशा प्रबलतम से दुर्बलतम की तरफ जाती है। तो अगर आपसे बनने वाले अम्ल और क्षार आपसे भी दुर्बल है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? संपूर्ण हो जाएगी। इसलिए अमीनो एसिड्स जो होते हैं, भले ही उसके अंदर एक दुर्बल क्षार है, भले ही उसके अंदर एक दुर्बल अम्ल है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन पूरी कर लेते हैं, फिर भी यहाँ पे अंदर ही अंदर एसिड बेस रिएक्शन पूरी हो जाती है और कंप्लीटली इनका क्या बन जाता है? ज्विटर आया समझ में? ठीक है, लिखिए। पूजा करें जो ओके। अगर आपको एक बात याद हो तो जब हमने आयनिक पढ़ा था तो आयनिक में एक बात पढ़ी थी, बफर। बफर में जब अपन ने बफर की पहचान की बातें पढ़ी थी तो एक बात पढ़ी थी कि वहाँ पे लिखी थी कि सारे के सारे जो अमीनो अम्ल होता है बफर की तरह काम करते हैं। ठीक है, ऑल अमीनो एसिड्स आर बफर। ठीक है, वास्तविक देख अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो वास्तव में कैसे रहते हैं? ज्यूटेराइन की अवस्था में रहते हैं, ज्यूटेराइन की फॉर्म में रहते हैं। NH3 प्लस CH2 COO माइनस ऐसे रहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कि ये कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस, तो ये अनस्टेबल है, ये वीक एसिड का आयनाइन है, तो वीक एसिड का आयनाइन है तो ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा, तो इसका पानी में क्या होगा?
हाइड्रोलाइसिस होगा, ये पानी में हाइड्रोलाइज होगा। तो ये जब पानी में हाइड्रोलाइज होगा तो पानी से क्या लेगा, H+ लेगा, तो उससे CuH बनेगा। और अगर आपने H+ लिया है तो पानी में क्या जाएगा, OH-। ठीक है, यहाँ पे NH3+ है, एक कैटायन है। क्या ये कैटायन स्टेबल है? नहीं, कैटायन अनस्टेबल है। ये NH2 का कैटायन है, वीक बेस का कैटायन है। तो वीक बेस का कैटायन है तो ये भी क्या है, अनस्टेबल। तो फिर इसका क्या होगा, इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा। और हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये अम्ल की तरह काम करेगा, ये अम्ल की तरह काम करेगा, पानी से OH ले लेगा। ये पानी से OH ले लेगा तो पानी में क्या जाएगा, H+। ठीक है, ओके। तो आप देखो कि ज्यूपिटर आयन है, इस ज्यूपिटर आयन के अंदर एक CO- है जो सार की तरह काम कर रहा है, जो NH3+ है वो एक अम्ल की तरह काम कर रहा है। क्या जो इनका हाइड्रोलाइसिस होगा क्या बहुत अच्छा खासा होगा? नहीं, क्योंकि आपके Ka का मान तो 5.55 × 10⁻10 है। तो आपका Ka जो है, जो नियंत्रण है वो तो बहुत कम है, तो ये काम तो बहुत कम होगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्या ये CO- अच्छा खासा हाइड्रोलाइज होगा क्या? नहीं, बहुत कम हाइड्रोलाइज होगा। देखो जैसे Kb का मान कितना है, 5.55 × 10⁻10 से छोटा है, मतलब लगभग इसके पास ही होगा। ठीक है, Kb जो होगा आपका इसके पास ही होगा, थोड़ा सा कम होगा, है तो इसके पास ही। तो आपका जो Kb है वो तो 10⁻10 है, तो आपके K का मान तो बहुत कम है, तो ये काम कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो मतलब कि अगर ज्यूपिटर आयन अगर पानी में पड़ा है, अमीनो एसिड पानी में पड़ा है, तो वो अमीनो एसिड जो अपन कह रहे हैं कि वो हाइड्रोलाइज होगा, लेकिन वो हाइड्रोलाइसिस बहुत कम होगा, क्योंकि इसके जो हाइड्रोलाइसिस वाले जो नियंत्रक है अम्ल और क्षार वाले वो तो बहुत कम है, तो आपका काम तो बहुत कम होगा। ठीक है, बहुत कम ही मॉलिक्यूल जो होंगे वो ये काम कर रहे होंगे, बहुत गिने चुने मॉलिक्यूल होंगे, कम मॉलिक्यूल होंगे जो ये काम कर रहे होंगे। तो इसका मतलब कि अगर आप पानी में होंगे तो मोस्ट ऑफ आप किस फॉर्म में रहोगे, किस अवस्था में रहोगे, आप इसी अवस्था में रहोगे। आपकी ये जो अवस्था है और आपकी ये जो अवस्था है ये तो पानी में क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि ये आपके जो हाइड्रोलाइसिस वाले काम है, सार वाला, अम्ल वाला, ये तो बहुत कम होगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपके 1 करोड़ मॉलिक्यूल है ना, तो 1 करोड़ मॉलिक्यूल में अगर बात की जाए ना, तो 1 करोड़ मॉलिक्यूल में कोई 3-4 मॉलिक्यूल होंगे जैसा काम कर रहे होंगे। 3-4 मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्षार की तरह काम कर लेंगे, और 3-4 मॉलिक्यूल जो होंगे वो अम्ल की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो 1 करोड़ में से 3 मॉलिक्यूल ने क्षार की तरह काम कर लिया, 1 करोड़ में से 4 मॉलिक्यूल ने अम्ल की तरह काम कर लिया, तो क्या यहाँ पे इसकी सांद्रता काफी कम हो जाएगी? क्या ये 1 करोड़ से हजारों में पहुंच जाएगा? नहीं, 1 करोड़ के सामने ना 3 बचे, ना 1 करोड़ के सामने 4 बचे। तो अभी भी एक तरीके से अगर देखा जाए कि अगर आपको 1 करोड़ मिलाया गया है, तो 1 करोड़ मिलाने के बाद भी अभी भी पानी में आप कितने हो, 1 करोड़ ही, अभी भी आप 1 करोड़ ही हो, तो आपकी सांद्रता तो अभी भी उतनी है, आपको जितना मिलाया गया है तो आप तो उतना का उतना ही हो। तो एक तरीके से फिर तो आप बफर हो गए, क्योंकि बफर क्या होता है, बफर वीक एसिड और वीक बेस का क्या होता है, रिजर्व स्टॉक होता है। तो देखो आप वीक एसिड हो तो आप तो एक रिजर्व स्टॉक की तरह काम कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको मिलाया हमने 1 करोड़, लेकिन अभी भी आप वहाँ पे 1 करोड़ ही, आपके अंदर एक रिजर्व बेस, आपके अंदर ये बेस है और ये बेस पे एक रिजर्व बेस की तरह काम कर रहा है, ये भी अभी भी कितना है, 1 करोड़ ही। तो अमीनो एसिड में अगर देखा जाए तो अमीनो एसिड के अंदर एक वीक एसिड और वीक बेस का क्या है, रिजर्व स्टॉक है, और वीक एसिड और वीक बेस का जो रिजर्व स्टॉक होता है उसको हम क्या कहते हैं, बफर। तो अमीनो एसिड अपने आप में इसका एक मॉलिक्यूल एक रिजर्व एसिड और रिजर्व बेस की तरह काम कर रहा है, तो अकेले अमीनो एसिड क्या होते हैं, बफर होते हैं। आया समझ? ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ये जो बफर होगा, ये बफर तो है, अमीनो एसिड अपने आप में बफर है, ये बफर कैसा होगा, ये बफर का विलयन जो होगा ये अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? आप देखो, आप थोड़ा बहुत क्षार की तरह काम कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत अम्ल की तरह काम कर रहे हो। ठीक है, अब क्षार वाला भी काम बहुत कम है, अम्ल वाला भी बहुत काम कम है, लेकिन अगर तुलना की जाए अम्ल वाला जो काम होगा वो थोड़ा सा क्षार वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि अम्ल वाले काम का Ka एग्जैक्ट 5.55 × 10⁻10 है, लेकिन क्षार वाले काम का जो Kb है वो तो थोड़ा सा इससे कम है। तो एक तरीके से देखा जाए कि आपके अंदर K का जो मान है वो Kb से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब कि आपका जो अम्ल वाला जो काम होगा थोड़ा सा अधिक होगा क्षार के मुकाबले। अगर वहां पे 3 मॉलिक्यूल गए तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल जाएंगे, 4।
तो अम्ल वाला काम थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसलिए विलियन क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो आपका बफर विलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा। आई बात समझ में? आप सुनो, ये कैसा अमीनो एसिड है, नाम के आधार पे, नाम के आधार पे ये न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है? ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ये जितने NH2 है उतने COH, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड है। अब देखो इसका नाम न्यूट्रल है, लेकिन क्या इसका काम न्यूट्रल है? नहीं, इसका काम हल्का सा अम्लीय। तो फिर इसके विलियन की जो pH होगी ना, वो एग्जैक्ट 7 नहीं होगी, वो 7 से थोड़ी कम होगी, 5, 6 और 7, 5 और 6 के बीच होगी, ठीक है, मतलब 6 के पास होती है, 6.1, 6.2 होती है, ठीक है। तो एग्जाम में सवाल आ जाएगा कि आपको ग्लाइसिन दे देंगे NH2 CH2 COH, तो बताओ इसके जलीय विलियन की pH कितनी है, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या समझेंगे, ये तो न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है, NCERT ने लिखा है न्यूट्रल है, तो वो कहते हैं कि pH 7 होगी, लेकिन इसकी pH 7 नहीं होगी, इसकी pH क्या होगी, 6 के पास। समझ में आई बात? लिख लो। अब सवाल ये उठता है कि अमीनो एसिड्स बफर है, तो इनकी बफर की pH क्या होगी? अगर ये बफर है तो ये बफर की pH क्या होगी? ठीक है, मतलब कि 7 से कम होगी, ठीक है, न्यूट्रल अमीनो एसिड की, लेकिन निकालेंगे कैसे? निकालेंगे कैसे? तो इनकी बफर की pH निकालेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट। सबसे पहली बात तो एक है ना कि अमीनो एसिड की जो बफर की जब pH निकालते हैं ना, तो अमीनो एसिड को ऐसे नहीं लिखते, अमीनो एसिड को ऐसे लिख दिया जाता है,
NH3 प्लस CH2 COOH ऐसे लिख दिया जाता है। अमीनो एसिड की जब पीएच निकालते हैं ना तो पीएच निकालते समय उसको ऐसे लिख दिया जाता है। और आपको भी क्वेश्चंस में ना हमेशा पीएच निकालने वाला क्वेश्चन होगा ना तो अमीनो एसिड ऐसे ज्यूटेनाइन बना के नहीं देंगे, आपको ऐसे दे देंगे, ठीक है। और है ना के की वैल्यू दे देंगे और पूछेंगे पीएच बताओ, तो इसकी पीएच क्या होती है, तो पीएच निकालेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला है pK1 प्लस pK2 बाय 2, pK1 प्लस pK2 बाय 2, ठीक है। और ये K1 K2 किसके, K1 इसका K2 इसका, ठीक है। ये भी COH है, अम्ल है, ये भी NH3 प्लस ये भी अम्ल है, ठीक है। इन दोनों के pK1 प्लस pK2 बाय 2 सिंपल, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और ये अपन को याद रखना है कि अमीनो एसिड की पीएच निकालनी है तो पीएच निकालनी है कि बफर है तो बफर है तो इसकी पीएच क्या होगी, तो pK1 प्लस pK2 बाय 2, ठीक है। अब जैसे ये तो चलो हमें ये वो न्यूट्रल अमीनो एसिड है, अगर जैसे मान लो कोई एसिडिक अमीनो एसिड दे दिया तो ये कोई दे दिया एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको के दे दिए K1 K2 K1 K2 K3, ठीक है। इसकी पीएच निकालनी हो तो ये भी तो एक अमीनो एसिड है और ये तो एसिडिक अमीनो एसिड है, इसकी पीएच क्या होगी, pK1 प्लस pK2 प्लस pK3 बाय 2, नहीं इसकी पीएच क्या होगी, सुनना हमेशा पीएच निकालने में दो ही पीके आएंगे, हमेशा दो ही पीके आएंगे। अब यहाँ पे दो पीके किसके लिए, या इनके लिए या इनके लिए या इन दोनों के लिए, ठीक है। सुनना ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट मतलब समझ गए, जो अलग है उसको हटा दो, जो सेम है उनके ले लो, जो कॉमन है, कॉमन कौन है, ये दो, इनके दो पीके ले लो, तो pK1 प्लस pK3 बाय 2, pK1 प्लस pK3 बाय 2, तो इसकी पीएच हो जाएगी pK1 प्लस pK3 बाय 2, ठीक है। ट्रिक है ऑड मैन आउट, जो ऑड है उसको हटा दो, जो कॉमन है उनके पीके ले लो। अब जैसे आपको ये देखिए इसकी पीएच क्या होगी, दो के आएंगे, अब दो पॉइंट कौन से आएंगे, K1 K3 K2 K3 या K3 K2 K1, कौन से आएंगे K2 K3, ऑड मैन आउट, जो ऑड है उसको हटा दो, जो कॉमन है उनके पीके ले लो, तो pK2 pK3 बाय 2, इसकी ट्रिक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इसमें तो दो ही होंगे, ठीक है। तो pK1 प्लस pK2 बाय 2 करना है। लेकिन जैसे तीन हो गए, जैसे एक एसिडिक अमीनो एसिड एक बेसिक अमीनो एसिड दे दिया तो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें भी दो ही पीके आएंगे, लेकिन दो पीके कौन से आएंगे, जो कॉमन वाले हैं, तो इसमें कॉमन कौन है, ये ऑड है, इसको हटा दो, इन दोनों के पीके ले लो बाय 2 कर दो, इसकी निकाल ली है, जो ऑड है इसको हटा दो, जो कॉमन है उनको ले लो, ओके सिंपल। इसमें एक और सवाल कि आपसे ना एग्जाम में ये भी सवाल पूछ लेंगे कि जैसे आपको ये दे देंगे अमीनो एसिड दे देंगे, देखो ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, इसको भी एसिड जैसा पता करेगा, तो ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, किसका के ज्यादा होगा, किसका एसिडिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा, हमेशा ध्यान रखना ओरिजिनल का ज्यादा होता है, ओरिजिनल का ज्यादा होता है। इसमें ओरिजिनल कौन है, ये ओरिजिनल है, इसका ज्यादा होगा, तो K1 जो होगा वो K2 से ज्यादा, तो K1 इज ग्रेटर देन K2। अब जैसे इसमें चेक करना हो, इसमें तो तीन किए K1 K2 K3, इनका क्रम देखना हो किसका अम्लीय नियंत्रण सबसे ज्यादा होगा। अब ओरिजिनल तो यहाँ पे दो है, K1 और K3 बराबर होगा, अब यहाँ पे ओरिजिनल तो दो है K1 और K3, ठीक है। अब K1 और K3 में से कौन बड़ा होगा, ये वाला इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास में कौन है NH3 प्लस, वो NH3 प्लस क्या लगाएगा, -A लगाएगा, तो -A लगाने से क्या होगी, अम्लता बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ग्राही स्वभाव लगाएगा, क्योंकि ये पास में, तो ये NH3 प्लस इसके पास में, तो NH3 प्लस का ग्राही प्रभाव लगेगा, तो ग्राही प्रभाव लगने से अम्लता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो फिर इसका अम्लीय नियतांक जो होगा सबसे ज्यादा होगा, फिर K1 और फिर K2। आई बात समझ में, यहाँ पे बात की जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, K1 ओरिजिनल सबसे बड़ा होगा, ओरिजिनल यहाँ पे ये एक ही है,
इसका K सबसे बड़ा होगा। अब इन दोनों में से K3 या K2? देखो ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ज्यादा अम्लीय कौन है? K2 ज्यादा अम्लीय है, क्योंकि इसके पास में कौन है? COH, तो COH अपना माइनस ए लगेगा इसके ऊपर, और माइनस ए लगने से ग्राही प्रभाव लगेगा, ग्राही प्रभाव लगने से अम्लता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो K2 जो होगा वो K3 से ज्यादा होगा। आया समझ में? लिख लो। लिख लिया? अब अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र में अमीनो एसिड का माइग्रेशन, अमीनो एसिड की गति। कि अगर है ना आपके पास अमीनो एसिड अगर पानी में है, ठीक है, तो अगर वहां पे विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, करंट पास कराई जाए, तो अमीनो एसिड कहाँ पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा या एनोड पे जाएगा? हाँ, कहीं नहीं जाएगा। कि अमीनो एसिड जो होते हैं वास्तव में तो G2 की फॉर्म में रहते हैं, तो G2 में तो प्लस भी है माइनस भी है। तो अगर केवल प्लस होता तो अपन कहते थे करंट पास कराने पे कहाँ पे जाता है? कैथोड पे। याद करो इलेक्ट्रोलाइसिस कि करंट पास कराने पे केटाइन कहाँ पे जाता है? कैथोड पे। एनायन कहाँ पे जाता है? एनोड पे। अगर केवल प्लस होता तो बता देते, केवल माइनस होता तो बता देते, लेकिन आप तो डाइपोलर हो, तो आप पे प्लस भी है माइनस भी है, तो एक तो कैथोड की तरफ आकर्षण लगेगा, एक एनोड की तरफ लगेगा, तो आप ना कैथोड पे जा पाओगे ना एनोड पे जा पाओगे। तो अमीनो एसिड जो होता है वो विद्युत क्षेत्र में कहीं पे नहीं जाता है, उसका कोई माइग्रेशन नहीं होता है ना। अमीनो एसिड की जो कंडक्टिविटी होती है वो सबसे क्या होती है? सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। कि अगर अमीनो एसिड में अगर विद्युत क्षेत्र लगा के अगर उसको गति कराई जाए, उसको मूव कराया जाए, ठीक है, तो वो कहीं नहीं मूव करता, वो कहीं गति नहीं करता, ना कैथोड की तरफ ना एनोड की तरफ। तो अमीनो एसिड की जो कंडक्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है। तो ये बात है।
तो अमीनो एसिड विद्युत क्षेत्र में मूव नहीं कर पाते क्योंकि अमीनो एसिड ज्विटर आयन की अवस्था में रहते हैं। तो ज्विटर आयन एक डाइपोलर आयन है, इसलिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाने पे ना अमीनो एसिड कैथोड की तरफ जा पाएंगे ना एनोड की तरफ जा पाएंगे। तो अमीनो एसिड का जो विद्युत सुचालक वाला जो गुण है वो बहुत कम हो रहा है। ठीक है, अमीनो एसिड की अगर बात करें, अमीनो एसिड को हम अच्छा सुचालक बना सकते हैं। अमीनो एसिड को अगर हम चाहें तो हम अच्छा सुचालक बना सकते हैं, लेकिन वो निर्भर करेगा मीडियम पे, माध्यम पे निर्भर करेगा। अमीनो एसिड का जो माइग्रेशन होगा, अमीनो एसिड की जो गति होगी, अमीनो एसिड की जो चालकता होगी, वो निर्भर करेगी माध्यम पे। अगर जैसे अगर अपन एक काम करें, माध्यम को अगर अम्लीय कर दें, जहाँ पे अमीनो एसिड पड़ा है उसके विलयन के अंदर एक्सेल मिला दें, तो क्या होगा? एक्सेल मिलाने से वहाँ पे एक्सेल टूट के H+ देगा, और जैसे एक्सेल टूट के H+ देगा तो वो H+ क्या करेगा? इस OH+ को खा जाएगा, और इस OH+ को खा जाएगा तो यहाँ पे OH+ की सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये ज्विटर आयन किसकी तरफ शिफ्ट होगा? ये ज्विटर आयन जो होगा वो इस तरफ शिफ्ट होगा, और जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो इसका केटायन बनेगा, और जब केटायन बनेगा तो आप करंट पास कराने पे केटायन कहाँ पे जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा, तब चालकता मिलेगी। तो अगर आप अमीनो एसिड के विलयन को अगर अम्लीय कर दोगे तो अम्लीय करने पे अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल कहाँ पे माइग्रेट करेंगे? कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, क्योंकि अम्लीय करने पे ये इक्विलिब्रियम जो होगा वो यहाँ पे स्थापित होने लग जाएगा, तो उसे यहाँ पे ये कैटायनिक फॉर्म बनने लग जाएगी, और कैटायनिक फॉर्म बनने लग जाएगी तो माइग्रेशन किस तरफ होने लग जाएगा? एनोड की तरफ होने लग जाएगा। अगर अपन एक काम करें, अमीनो एसिड के विलयन के अंदर सार मिला दें, NH मिला दें, तो क्या होगा? अगर इसके अंदर NH मिला दें तो NH एक प्रबल सार है, तो वो टूट के वहां पे क्या देगा? Na प्लस N OH+ देगा, और जैसे NH से OH+ आएगा तो वो OH+ क्या करेगा? यहाँ पे जो दूसरा सामने है, इस दूसरे के सामने से H+ को खा जाएगा, और H+ को खा जाएगा तो यहाँ पे H+ की सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ली चैटले प्रिंसिपल के अनुसार ये रिएक्शन कहाँ पे स्थापित होगी? इस तरफ स्थापित होगी, और ये तो एनाइन की तरफ स्थापित हो रही है। तो अगर एनाइन की तरफ स्थापित हो रही है तो आप करंट पास कराने पे अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल मूव करेंगे, चालकता लेके आएंगे, लेकिन अब चालकता कैथोड की तरफ नहीं होगी, आप एनोड की तरफ होगी, क्योंकि अब आपके मुख्य रूप से कौन से मॉलिक्यूल हो चुके हैं? एनायनिक हो चुके हैं, तो अब आप कहाँ पे जाओगे? एनोड पे जाओगे। तो अमीनो एसिड का जो माइग्रेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? माध्यम पे डिपेंड करता है। अगर अम्लीय माध्यम होगा तो वो कहाँ पे माइग्रेट करेंगे? कैथोड की तरफ। क्षारीय माध्यम होगा तो कहाँ पे जाएंगे? एनोड की तरफ। ओके, तो ये बात लिख लो कि अमीनो एसिड्स का जो माइग्रेशन होता है, हिंदी में क्या कहते हैं माइग्रेशन को? हाँ, अभिगमन कहते हैं ना माइग्रेशन को। मोबिलिटी, गतिशीलता। तो अमीनो एसिड की जो गतिशीलता होती है या चालकता भी कह सकते हो, गतिशीलता या चालकता माध्यम पर निर्भर करती है। ओके, तो अम्लीय माध्यम होगा तो माइग्रेशन किस तरफ होगा? कैथोड की तरफ होगा, क्योंकि अम्लीय माध्यम में इसकी कैटायनिक फॉर्म जो होगी वो प्रभावी हो जाएगी, तो ये कैथोड की तरफ जाएंगे। और क्षारीय माध्यम होगा तो यहाँ पे एनायनिक जो फॉर्म होगी वो प्रभावी हो जाएगी, तो कहाँ पे माइग्रेशन होगा? एनोड की तरफ। ओके, आए समझ में? आपने
अगर अपनी आरबीसी की बुक पढ़ी होगी लास्ट ईयर, तो वहाँ पे आपको एक नाम सुनने को मिला होगा अमीनो एसिड के अंदर, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं था, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट चैप्टर में ही नहीं, अच्छा सिलेबस में नहीं था, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं देखा है, लेकिन आरबीसी की बुक में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लिखा है, जिसको लिखा जाता है पीआई से। ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीआई, पीआई वह पीएच है, पीआई वह पीएच है जिस पर अमीनो एसिड प्योरली, अमीनो एसिड शुद्ध रूप से ज्विटर आयन की अवस्था में रहता है। देखो पीआई क्या है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीआई, ठीक है। पीआई क्या है? पीआई एक पीएच है। पीआई क्या है? पीएच है। और ये कौन सी पीएच है? ये वह पीएच है जिस पर अमीनो एसिड शुद्ध रूप से क्या रहते हैं? ज्विटर आयन की अवस्था में रहते हैं। उस पीएच को हम कहते हैं पीआई, उस पीएच को हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। तो विलियन की वह पीएच जिस पे आप शुद्ध रूप से ज्विटर आयन की फॉर्म में रहते हो, वो आपकी पीएच क्या कहलाएगी? पीआई कहलाएगी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और वो कौन सी पीएच होगी? जो आपकी खुद की पीएच होती है, क्योंकि आप खुद की पीएच पे तो क्या होते हो? ज्विटर आयन की फॉर्म में रहते हो। तो अभी हमने पीएच निकाली अमीनो एसिड्स की, pK1 + pK2/2, pK2 + pK3/2। तो जो आप खुद की पीएच होती है वही आपकी क्या होगी? पीआई होगी, क्योंकि आप अपनी पीएच पे क्या रहते हो? ज्विटर आयन की फॉर्म में रहते हो। तो अगर जो आपकी पीएच है वही विलियन की पीएच होगी, तो वो विलियन की पीएच आपके लिए कैसा काम करेगी? पीआई की तरह काम करेगी, क्योंकि आप अपनी पीएच पे कैसे रहते हो? ज्विटर आयन की फॉर्म में रहते हो। तो अगर विलियन की भी पीएच वही है तो आप ज्विटर आयन की फॉर्म में रहोगे। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि अगर हमने विलियन के अंदर HCl मिला दिया, तो HCl मिला देंगे तो विलियन क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो अम्लीय हो जाएगा तो विलियन की पीएच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो विलियन की जो पीएच होगी वो आपकी पीएच से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फिर आप ज्विटर आयन की फॉर्म में नहीं रह पाओगे, तो आपका क्या बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा। तो फिर आप कहाँ पे जाओगे? कैथोड की तरफ जाओगे। तो देखो क्या आप लिखते हैं, अगर विलियन की पीएच पीआई के बराबर है, विलियन की पीएच पीआई के बराबर है, तो उस समय तो आप कैसे रहोगे? ज्विटर आयन की फॉर्म में रहोगे। और ज्विटर आयन की फॉर्म में रहोगे तो फिर आपका माइग्रेशन बिल्कुल भी होगा, नो माइग्रेशन, ना कैथोड की तरफ ना एनोड की तरफ, ठीक है। कि विलियन की पीएच किसके बराबर है? आपके पीआई के बराबर है। मतलब कि आप विलियन की जो पीएच है वो आपके पीआई के बराबर है। इसका मतलब कि ये पीआई क्या है? ये पीआई वो पीएच है जिसपे आप ज्विटर आयन की फॉर्म में रहते हो। तो मतलब कि जो विलियन की पीएच है वो आपकी ज्विटर आयन की पीएच के बराबर है। तो फिर तो आप ज्विटर आयन की फॉर्म में रहोगे, तो आप कहीं माइग्रेट नहीं करोगे, ना कैथोड ना एनोड, तो आपका माइग्रेशन क्या होगा? 0। अगर विलियन की पीएच आपके पीआई से कम हो गई तो फिर आपके लिए माध्यम कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। क्योंकि अगर पीएच कम हो गई है, ठीक है, तो आपके लिए माध्यम कैसा हो जाएगा? अम्लीय। तो अम्लीय माध्यम होगा तो आपका क्या बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा। तो अब आप ज्विटर की फॉर्म में नहीं रह पाओगे। तो अब आप कहाँ पे मूव करोगे? कैथोड की तरफ, ठीक है। अगर विलियन की पीएच आपके अगर पीआई से ज्यादा हो गई तो अब क्या होगा? कि आप जिस पीएच पे ना, आप जिस पीएच पे ज्विटर आयन की फॉर्म में रहते हो, विलियन की पीएच वो नहीं है, विलियन की पीएच उससे भी ज्यादा है। तो आपके लिए माध्यम कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। और क्षारीय माध्यम होगा तो आपका क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा। तो आपका जो एनायन बन जाएगा तो आप फिर किस तरह माइग्रेट करोगे? एनोड। आया समझ? ठीक है। तो पीआई क्या है? पीआई वह पीएच है जिसपे आप ज्विटर आयन की फॉर्म में रहते हो। और ये कौन सी पीएच होगी? जो आपकी जो खुद की पीएच ही होती है वही क्या होगी? पीआई होगी, क्योंकि आप अपनी पीएच पे कैसे रहते हो? ज्विटर आयन की फॉर्म में रहते हो। तो जो आपकी जो पीएच होती है वही विलियन की पीएच होगी, तो आप उस पानी के अंदर ज्विटर आयन की फॉर्म में रहोगे, ठीक है। अगर लेकिन पानी की पीएच अगर ना आपके पीआई से कम कर दी जाए तो आपके लिए माध्यम कैसा हो जाएगा? अम्लीय। तो फिर आपका बन जाएगा कैटायन। तो आप कहाँ पे जाओगे? कैथोड की तरफ जाओगे। और अगर विलियन की पीएच आपके पीआई से ज्यादा कर दी
तो आपका लिए माध्यम कैसा हो जाएगा सारी, तो आपको बन जाएगा एन, तो आप कहाँ पे जाओगे एनोड की तरफ। ओके डन। यस सर। चल तो ये अमीनो एसिड्स की बातें हो गई पूरी। तो अमीनो एसिड ज्यूटेराइन की फॉर्म में रहते हैं। वो ज्यूटेराइन जो होता है वो एक बफर होता है, और बफर होगा तो उसकी पीएच कैसे निकालेंगे वो अपन ने देख लिया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका माइग्रेशन देख लिया, ठीक है। और फिर आपने पीआई देख लिया। और पीआई क्या है? पीआई वो पीएच है जिस पे आप ज्यूटेराइन की फॉर्म में रहते हो। और वो पीएच कौन सी होगी? जो आपकी खुद की जो पीएच है वही आपका पीआई होगा, क्योंकि आप अपनी पीएच पे ज्यूटेराइन की फॉर्म में रहते हो। और अगर विलियन की पीएच अगर आपके पीआई के बराबर है तो आप ज्यूटेराइन में बैठे रहोगे, ठीक है, तो आपका माइग्रेशन नहीं होगा। अगर विलियन की पीएच आपके पीआई से कम हो गई तो आपके लिए माध्यम पानी अम्लीय हो जाएगा, तो आपका कैटायन बन जाएगा, तो आप कैथोड की तरफ जाओगे। अगर विलियन की पीएच आपके पीआई से ज्यादा हो गई तो आपके लिए माध्यम सारी हो जाएगा, तो आप एनायन बन जाएगा, तो आप एनोड की तरफ जाओगे। आया समझ में? ठीक। अब अगर अपन बात करें अमीनो एसिड्स की बात की जाए, दुनिया में टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं? दुनिया में टोटल 20 अमीनो एसिड। दुनिया में टोटल 20 अमीनो एसिड है। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो 20 होते हैं, ठीक है। अगर 20 अमीनो एसिड की बात करें ना, तो 20 अमीनो एसिड में जो 19 अमीनो एसिड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। 20 अमीनो एसिड में से 19 अमीनो एसिड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। केवल एक अमीनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपने एनसीईआरटी में अगर अमीनो एसिड की टेबल देखी हो तो वहाँ पे टेबल में 20 अमीनो एसिड दे रखे हैं। तो 20 अमीनो एसिड में से सारे के सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है, केवल एक को छोड़ के। जो सबसे छोटा अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, लिख लो। 20 अमीनो एसिड में से केवल एक अमीनो एसिड जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ग्लाइसिन। एनसीईआरटी में जहाँ पे अमीनो एसिड की टेबल दे रखी है उसके ऊपर जस्ट ऊपर देखो, आपको अमीनो एसिड का जनरल फिशर प्रोजेक्शन मिलेगा। मिला जनरल फिशर प्रोजेक्शन? देखा जनरल फिशर प्रोजेक्शन? ये ठीक है। तो ये जनरल फिशर प्रोजेक्शन है। जो 20 अमीनो एसिड है ना उन सबका जनरल फिशर प्रोजेक्शन है। जैसे कोई भी अमीनो एसिड होगा तो उसमें ये ग्रुप तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे R में बदलाव हो सकता है। अगर यहाँ पे H आ जाए तो ये ग्लाइसिन बन जाएगा। अगर CH3 आ जाए तो एलेनिन बन जाएगा, एलेनिन दूसरा अमीनो एसिड। अगर फिनाइल आ जाए तो फिनाइल एलेनिन बन जाएगा, ठीक है। तो 20 अमीनो एसिड की बात करें ना तो उनकी अगर जनरल स्ट्रक्चर की बात करें, सामान्य संरचना की बात करें, वो ऐसी होगी। बस बदलाव यहाँ पे होगा, ठीक है। H होगा तो ग्लाइसिन, बेंजीन होगा फिनाइल एलेनिन, और भी ग्रुप आ गए तो दूसरे अमीनो एसिड्स बनते जाते हैं, ठीक है।
आप मुझे बताओ ये जो अमीनो एसिड की जो जनरल फॉर्म दे रखी है, सभी 20 के 20 जो अमीनो एसिड है सबकी एक ही जनरल फॉर्म है, बस बदलाव यहाँ पे होना है। ये अमीनो एसिड कैसे है, ये L है या S है, तो क्या D है कि L है? L। NH2 कहाँ पे? लेफ्ट है। तो जो नेचुरली अकरिंग जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका विन्यास क्या होता है? DL में L होता है, ठीक है। अगर अपन कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें ना, कार्बोहाइड्रेट्स हमें दुनिया में ज्यादातर कौन से मिलते हैं, D वाले या L वाले? D वाले। दुनिया में अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो प्राकृतिक रूप से कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो D विन्यास वाले पाए जाते हैं, और अमीनो एसिड दुनिया में कौन से विन्यास वाले पाए जाते हैं? L वाले पाए जाते हैं, ठीक है। आप ग्लूकोन डी पीते हो? ग्लूकोन डी पीते हो? ग्लूकोन डी के अंदर कौन होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक है। कौन सा ग्लूकोज होता है? डी ग्लूकोज होता है, इसलिए बोलते हैं ग्लूकोन डी। एल ग्लूकोज नहीं होता, अगर एल होता ना ग्लूकोन एल बोलते हैं, ठीक है। तो वो ग्लूकोन डी बोला जाता है, तो वो डी इसलिए बोला जाता है क्योंकि डी ग्लूकोज है, ओके। बिल्कुल, ओके। इसमें सर लाइन की हुई सर अल्फा कार्बन ऐसे में होता है, ये सभी के लिए या? हाँ तो वही तो है, वही तो है। ग्लाइसिन में ग्लाइसिन में समित होता है, इसलिए तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है कि भाई ग्लाइसिन में कोई कलर गड़बड़ नहीं है। ग्लाइसिन देखो ये अमीनो एसिड का जनरल ढांचा है, तो जनरल ढांचे में देखो ये सारे के सारे ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन। तो सभी के सभी अमीनो एसिड्स क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन ग्लाइसिन में यहाँ पे क्या जाता है H, तो फिर उसका कार्बन कार्बन नहीं रहेगा, तो अमीनो एसिड ग्लाइसिन क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो 19 अमीनो एसिड में कलर कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन एक ग्लाइसिन जो है उसमें कलर कार्बन नहीं है, वो अल्फा कार्बन कलर नहीं है, असमित नहीं है, तो ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। आया समझ में? अब सुनो, ये जो अमीनो एसिड्स का अगर R एंड S वाला विन्यास निकाला जाए, R एंड S वाला विन्यास पता है ना, RS, अगर विन्यास निकाला जाए तो वो क्या आएगा, ये R आएगा कि S आएगा? पहली प्रायिकता किसको मिलेगी? N को। दूसरी प्रायिकता किसको मिलेगी? ऊपर भी C है नीचे भी C है, क्योंकि ऊपर वाले C के पास O है, तो दूसरी प्रायिकता इसको मिलेगी, तीसरी इसको मिलेगी, चौथी इसको मिलेगी। नंबरिंग की जाए 1 2 3 कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस R। अब लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, तो R का क्या हो जाएगा, S, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड अगर R एंड S में देखा जाए तो क्या होते हैं, S, ठीक है। लेकिन टेबल में आओ, टेबल में है ना 14 नंबर देखो वाला, देखो 14 नंबर वाला, 14 नंबर वाले में है ना 14 नंबर का नाम क्या है, सिस्टीन। सिस्टीन में R समूह कौन होगा, CH2S होगा। तो देखो सिस्टीन में अगर बात की जाए तो सिस्टीन में यहाँ पे जो R समूह का एल्काइल समूह वो CH2SH होगा, ठीक है। इसका अगर R एंड S निकाला जाए तो बताओ क्या आएगा, पहली प्रायिकता इसको मिलेगी, दूसरी किसको मिलेगी, नीचे वाले पे ऊपर वाले को। ऊपर भी कार्बन है नीचे भी कार्बन है, लेकिन नीचे वाले कार्बन से सल्फर है, और सल्फर का एटॉमिक नंबर O से ज्यादा होता है, तो दूसरी इसको मिलेगी, तीसरी इसको मिलेगी, चौथी इसको मिलेगी। अब 1 2 3 कैसे चल रहा है, एंटीक्लॉकवाइज, मतलब S का क्या हो जाएगा, R। तो ध्यान रखना 20 अमीनो एसिड है ना, 20 अमीनो एसिड है तो ग्लाइसिन तो हटा ही दो, क्योंकि ग्लाइसिन में तो R एंड S निकाले नहीं जाएंगे, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। पीछे बचे 19 अमीनो एसिड में से 18 अमीनो एसिड जो होते हैं ना उनका विन्यास क्या होता है, S वाला होता है। लेकिन एक जो सिस्टीन होता है उसका विन्यास कैसा होता है, R होता है, ठीक है। वो टेबल में नोट करें।
ये बात क्लिक होनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब कि सभी के सभी अमीनो एसिड्स जो हैं वो S वाले हैं, लेकिन जो सिस्टीन है वो R विन्यास वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पे टेबल में आखिरी वाले अमीनो एसिड में आइए, प्रोलीन। आ गए प्रोलीन में? आप प्रोलीन की संरचना देखो, प्रोलीन की संरचना के ऊपर ए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए। इस ए का मतलब क्या है? हाँ, संपूर्ण संरचना। देखो सभी अमीनो एसिड्स सुना, सभी अमीनो एसिड्स की जनरल फॉर्म क्या है? ये। लेकिन जो प्रोलीन है उसकी ये संरचना नहीं है। प्रोलीन की जो संरचना आपको देखिए वो संपूर्ण वही है कि मतलब कि सभी अमीनो एसिड की बात करें, सभी की जो ना जनरल जो संरचना है, सामान्य संरचना है वो ऐसी है, लेकिन प्रोलीन की ऐसी नहीं है। प्रोलीन की जो देखी है वो वैसी है। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोलीन को हटा के प्रोलीन को हटा के जो 19 अमीनो एसिड है उनकी सामान्य संरचना ऐसी है, तो वो कैसे अमीनो एसिड है? 1 डिग्री है। इसमें अमीन कौन सा? 1 डिग्री है। लेकिन प्रोलीन के अंदर देखो, प्रोलीन के अंदर जो अमीन है वो 2 डिग्री है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोलीन की जो संरचना देखी है यहाँ पे वो संपूर्ण संरचना है। प्रोलीन ऐसा होता है, ठीक है, प्रोलीन ऐसा नहीं होता है, उसका ढांचा ऐसा नहीं होता है। प्रोलीन का ढांचा जो देखा वही होता है। ठीक है, अब उसके ढांचे में देखा जाए कि NH2 जो है वो NH2 नहीं है, वो NH है। मतलब कि वो कैसा अमीन हो गया? 2 डिग्री। तो मतलब कि प्रोलीन के अंदर जो अमीन होता है वो 2 डिग्री होता है। तो ध्यान रखना कि एग्जाम में पूछ लेंगे कि ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है कि जिसके अंदर जो अमीन समूह है वो 2 डिग्री है, तो वो एक ही है, प्रोलीन। आया समझ में? ठीक है, तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके मेंस में काम आएंगे। ठीक है, कि आपसे मेंस में पूछ लेंगे, और ये वो भी बच्चा कर पाएगा जिसने ढंग से ये टेबल रीड करी है, ठीक है, पढ़ी है। ठीक है, कि सभी अमीनो एसिड का ढांचा ऐसा है, तो सभी के अंदर NH2 है, लेकिन प्रोलीन के अंदर NH2 नहीं है, उसका ढांचा ऐसा नहीं है। उसका ढांचा जो दे रखा है वो पूरा वहां पे दे रखा है। ठीक है, उसकी संरचना वैसी है। तो प्रोलीन कैसा है? 2 डिग्री। अपन दूध पीते हैं, दूध के अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन किससे बनती है? प्रोटीन किससे बनती है? अमीनो एसिड से। अगर आपने NCERT पढ़ी हो तो NCERT लिखा हुआ है कि जो प्रोटीन होती है वो किससे बनती है? अमीनो एसिड से बनती है। ठीक है, दूध अगर आपने सुना हो, कौन सा दूध आसानी से पच जाता है? गाय का दूध, भैंस का दूध या बकरी का दूध? बकरी का दूध आसानी से पच जाता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को बकरी का दूध पिलाया जाता है, छोटे बच्चों को जल्दी से कब्जी हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो कब्जी हो गई तो उनकी तो परेशानी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उनको बकरी का दूध, क्योंकि उनके जो ऑर्गन्स है, उनके जो लीवर है, पेट है, उतना मजबूत नहीं है कि आसानी से दूध पचा सके, इसलिए उनको बकरी का दूध दिया जाता है। और बकरी का दूध जो होता है ना वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, तो फिर उनको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो बकरी का दूध जो होता है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, आसानी से पच जाता है। क्यों? कि बकरी के दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है ना, वो प्रोटीन किसकी बनी हुई होती है? प्रोलीन की बनी हुई होती है। और प्रोलीन जो होता है ना वो इजीली क्या हो जाता है? डाइजेस्टेबल होता है, वो आसानी से पचता है। कि बाकी जो अमीनो एसिड होते हैं ना बहुत मुश्किल से टूटते हैं, लेकिन जो प्रोलीन होता है ना वो आसानी से टूट जाता है। तो बकरी के दूध में, बकरी का तो दूध जो होता है उसके दूध की जो प्रोटीन होती है वो किसकी बनी हुई होती है? प्रोलीन की बनी हुई होती है। एंड प्रोलीन जो होता है वो आसानी से पच जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि प्रोलीन कहाँ पे होती है? बकरी के दूध के अंदर।
अब देखो अमीनो एसिड जुड़ के खूब ढेर सारे अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, कैसे? देखो ये एक अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड, तो क्या होता है अमीन का H और इसका OH जुड़ के क्या होता है, पानी निकल जाता है। तो अमीन का H और एसिड का OH जुड़ के पानी निकल जाता है और इससे अमीनो एसिड आपस में जुड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे कौन सा लिंकेज है, जो अमीनो एसिड के बीच में जो लिंकेज बन रहा है, जिस लिंकेज से ये जुड़ रहे हैं, ये कौन सा लिंकेज है? ये लिंकेज कौन सा है? ये अमाइड है, अमाइड है। ठीक है, कि जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ के जब पानी निकालते हैं तो उससे जो अमाइड लिंकेज होता है, यहाँ पे बायोमोलिक्यूल में उस अमाइड लिंकेज को कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज। कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज, तो पेप्टाइड लिंकेज जब अमीनो एसिड खूब ढेर सारे अमीनो एसिड जुड़ के जब पानी निकालते हैं तो उससे जो अमाइड लिंकेज जो बीच में बनता है, जिस अमाइड लिंकेज से वो जुड़ते हैं, उस अमाइड लिंकेज को यहाँ पे नया नाम दे दिया है पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो ध्यान रखना अमीनो एसिड के बीच में जो अमाइड लिंकेज होता है उसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। ओके डन। अब सुनो, इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे जैसे ये है ना दो अमीनो एसिड, मैंने अभी यहाँ पे दो बताया, दो अमीनो एसिड जुड़ के पानी निकाला, ये एक पेप्टाइड लिंकेज बना। इसको हम क्या कहेंगे, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो दो अमीनो एसिड जुड़े से पूरा एक मॉलिक्यूल बना, इसको इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, इस मॉलिक्यूल को मोनोपेप्टाइड कहेंगे, डाइपेप्टाइड कहेंगे, या ट्राइपेप्टाइड कहेंगे, या टेट्रापेप्टाइड कहेंगे। ये दो अमीनो एसिड से जुड़ के पानी निकाला, ठीक है, और ये पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ गया, तो इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या कहा जाएगा, इस दो अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाएगा, मोनोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड या टेट्रापेप्टाइड। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो कहा जाएगा डाइपेप्टाइड। कि देखो यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज एक है, लेकिन इस मॉलिक्यूल को मोनोपेप्टाइड नहीं कहेंगे, डाइपेप्टाइड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डाई ट्राई जो नाम होगा ना वो किसके आधार पे, अमीनो एसिड के नंबर के आधार पे। कि यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज जो बना है वो दो अमीनो एसिड से बना है, इसे क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड। अगर कहीं पे ट्राइपेप्टाइड लिखा है इसका मतलब कि वो तीन अमीनो एसिड से बना है, तो फिर वहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे, तो ट्राइपेप्टाइड का मतलब ये नहीं कि पेप्टाइड लिंकेज तीन होंगे, नहीं, ट्राइपेप्टाइड का मतलब ये है कि वहाँ पे तीन अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, तो फिर पेप्टाइड कितने होंगे, तो वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड दो ही होंगे। टेट्रापेप्टाइड कहीं पे लिखा हुआ है, तो अगर कहीं पे टेट्रापेप्टाइड लिखा है तो वहाँ पे अमीनो एसिड कितने होंगे, चार होंगे। अगर चार अमीनो एसिड जुड़ के अगर पानी निकालेंगे तो उस अमीनो एसिड की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, तो फिर वहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे, तीन ही होंगे। ओके, तो ध्यान रखना एग्जाम में सवाल आ जाएगा कि कोई टेट्रापेप्टाइड अमीनो एसिड है तो बताओ वहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज कितने हैं। तो ज्यादातर बच्चे जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ना, वो क्या सोचेंगे टेट्रापेप्टाइड खुद ही बोल रहे हैं, तो टेट्रापेप्टाइड खुद ही कह रहे हैं तो चार ही पेप्टाइड होंगे ना, तो आंसर चार पे टिक कर देंगे। नहीं है, टेट्रा, डाई, ट्राई जो नाम होता है वो अमीनो एसिड के नंबर पे नाम होता है, अमीनो एसिड की संख्या पे होता है। टेट्रा अमीनो एसिड मतलब कि चार अमीनो एसिड जुड़े, अगर चार जुड़ेंगे तो पेप्टाइड लिंकेज चार नहीं बनेंगे, तीन ही बनेंगे। तो वहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज कितने, तीन ही। आई बात समझ में, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी वहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइपेप्टाइड मतलब दो अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे पेप्टाइड एक ही होगा। तीन अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, चार जुड़ेंगे टेट्रापेप्टाइड। ओके, चलिए, तो ये अमीनो एसिड हो गए कंप्लीट। आया समझ में अमीनो एसिड, आपको क्लियर हुआ? तो देखो जो बच्चे पढ़ के आए होंगे उनको ज्यादा क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। जो पढ़ के आए होंगे, जो पहले से पढ़ के आता है उसको फायदा यही है,
आप पहले पढ़ के आते हो उसका फायदा यही है कि अब देखो आपके डाउट्स क्लियर हो गए। जैसे आपने अभी डाउट्स ये पूछे, ठीक है, आपने पूछे डाउट्स, क्यों पूछ पाए आप? क्योंकि पहले से पढ़ के आए। तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो कुछ आपको पढ़ते समय कुछ डाउट्स आए, पर देखो मैंने पढ़ाया आप क्लियर हो गए, ठीक है। तो पहले पढ़ के आने का फायदा यही है। तो चलिए, तो अपना ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, बायोमोलिक्यूल। अब इसमें जो प्रोटीन्स, आगे विटामिन जो दे रखे हैं और जो न्यूक्लिक एसिड दे रखे हैं वो आपको खुद को रीड करना है, ठीक है। डीएनए या आरएनए आपको खुद को पढ़ना है, सेल्फ। चलिए, ओके, कल आना। अब क्या है, हाँ, आज आपको बायोमोलिक्यूल की एक शीट मिल जाएगी 51 क्वेश्चंस की। तो बायोमोलिक्यूल की शीट आपको मिल जाएगी 51 क्वेश्चन की, वो हो जाएगी आराम से। उसको अपन नेक्स्ट टाइम वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम वाली क्लास में अपन स्टार्ट क्या करेंगे, क्या बोला था इसके बाद स्टार्ट करने के लिए? केमिस्ट्री वो दूसरा स्टेट बाकी पढ़ा। नहीं, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो अभी जरूरत ही नहीं, मेंस में वो काम पे नहीं है ना। क्या कहा था मैंने पढ़ने के लिए? केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ नहीं, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो जून में पढ़ेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक नहीं, पी ब्लॉक पढ़ेंगे। तो आप एक काम करना, एनसीईआरटी लेके आना। कौन सी? 12th की, क्योंकि 11th का पी ब्लॉक तो पढ़ ही चुके हैं, 12th का पी ब्लॉक बाकी है। तो 12th की एनसीईआरटी लेके आना, सब पी ब्लॉक पढ़ेंगे। वहाँ पे 2 ही चैप्टर बाकी है, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक हो जाएंगे। आप सुनना एक बात, पूरा का पूरा जो पी ब्लॉक है ना, जो अपन 12th का पी ब्लॉक पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा वो किस पे आधार है? 2 बातों पे, 2 चैप्टर पे, केमिकल बॉन्डिंग और बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने पढ़ी थी बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, पूरा पूरा वही है, देखना। मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि अपन उधर पढ़ चुके, उधर पढ़ चुके, उधर पढ़ चुके। बहुत गिनी चुनी 5-6 बातें होंगी जो नहीं होगी, बाकी सारी की सारी बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसलिए आज, कल, परसों, संडे 3 दिन पूरी बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आना, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आना, तो ही वो पी ब्लॉक समझ में आएगा, वरना तो हवा से ऊपर ही जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, चलिए।